Welcome, dear students, to class 12th mathematics. Today, in this class, we are going to see chapter 1 relations and functions. Before going to the chapter, first I will introduce about the book. Okay, there are two segments of this book. That is, there are two parts. Part 1, there are 6 chapters, and part 2, there are another 7 chapters. Okay, so in the first chapter, like it is relations and functions. Relations and functions you have also seen in the class 11th. Okay, so here is the continuation of this part. That means in the class 11th you have seen what is relation and what is function. Now in class 12th you will continue with how many types of relations and how many types of functions. Okay, so before going into the chapter, I will revise class 11th for 5 minutes and then I will start with the class 12th this content. Okay, so let's enter into the chapter. Okay, I hope you will enjoy the class. Fine, चलिए देखते हैं. तो रिलेशंस का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हमारे पास सपोज दो सेट्स हैं. ओके, राइट, दो सेट्स हैं. मान लीजिए एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी. ओके, तो सपोज ये सेट में ये x1 एलिमेंट है, x2 एलिमेंट है, x3 एलिमेंट है, और इस सेट में मान लीजिए y1 एलिमेंट है और y2 एलिमेंट है. मैं क्या करूंगा? मैं ट्राई करूंगा कि ये दोनों सेट को मैं रिलेट कर सकूं. ओके, तो कैसे रिलेट करूंगा? मैं कैसे भी डिफाइन कर सकता हूं. मान लीजिए x1 गोज टू y1. ओके, सॉरी, suppose x1 goes to y1, x2 goes to y2 and x3 goes to again y1. इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन बना है, अगर मैं इसको एज अ सेट लिखना चाहूं, आपने क्लास 11th में एज अ सेट लिखना सीखा है. कैसे लिखा है कि मान लीजिए दोनों ये जो रिलेशन है इसका नाम r है. ओके, ये रिलेशन जो r है, तो ये r का सेट कैसे बनेगा आइए देखते हैं. पहला है x1 किसके रिलेट हो रहा है? y1 के साथ, तो x1 कॉमा y1. फिर x2 किससे रिलेट हो रहा है? x2 कॉमा y2. फिर x3 किससे रिलेट हो रहा है? अगेन y1. तो इस तरीके से जो है हमारा रिलेशन जो है तैयार हो गया. तो मैं आपको वापस याद दिला दूं कि रिलेशन जो है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को कंटेन करता है. यानी ये जो टाइप के एलिमेंट है x1 कॉमा y1, ये x1 कॉमा y1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ओके, और ये जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर x1 कॉमा y1, जो भी टाइप के एलिमेंट होते हैं x1 कॉमा y1 या x कॉमा y इन जनरल में बोलूं, x कॉमा y किसका एलिमेंट होता है? r का हो गया. और r किसका सबसेट होता है? r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b. तो बेसिकली यही रिलेशन का डेफिनेशन होता है कि अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज कॉल्ड अ रिलेशन. ओके, तो इस तरीके से मैंने समझा दिया कि रिलेशन कैसे होते हैं. राइट, अब यहाँ पे आपको मैं पहले बताऊंगा कि कितने टाइप के रिलेशंस आपको यहाँ पे देखने हैं. मेजरली क्लास 12th में आपको एम्प्टी रिलेशन देखना है, आइडेंटिटी रिलेशन देखना है, यूनिवर्सल रिलेशन देखना है और इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी रिलेशन. ओके, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा एम्प्टी रिलेशन. ओके, एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं, वहां पे कोई रिलेशन ही नहीं है. लेकिन एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमारा जो रिलेशन अब होगा वो हमारा A to A होगा. ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन कहां से कहां था?
ये रिलेशन था आर फ्रॉम ए टू बी में था। ओके, ये रिलेशन था आर फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अब जो हम एम्प्टी रिलेशन डिफाइन करेंगे, ये रिलेशन ए टू ए में ही लेंगे, यानी ये रिलेशन कहाँ डिफाइंड होगा? आर इज अ रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए। ओके, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, रिलेशन आर in a set A is called empty relation। इसको हम empty relation कब बोलेंगे? If no element of A is related to any other element of A, right? That means any element of A। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि आर रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं ए टू ए में, लेकिन कोई भी रिलेशन इसमें अंदर इंटरनली एलिमेंट्स का डिफाइन हो ही नहीं रहा है। करेक्ट है, तो इसका मतलब ये जो आर आपका सेट आएगा, आर आपका सेट जो आएगा, ये आपका सेट एम्प्टी होगा, राइट? इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, यानी नल सेट बोलते हैं। आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ये जो सेट होगा, एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जहां पे कुछ नहीं, उसका उल्टा क्या होता है? सब कुछ, राइट? यानी एम्प्टी का उल्टा यहाँ पे होगा यूनिवर्सल। तो हमारा अगला जो डेफिनेशन होगा हमें पढ़ने के लिए, वो है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्या होगा? सेम सेम डेफिनेशन, बस यहाँ पे जहां एम्प्टी है वहां पे यूनिवर्सल आएगा, और जहां पे नो एलिमेंट आए हैं वहां पे एवरी एलिमेंट आएगा। ओके, सो अ रिलेशन आर in a set A is called universal relation if every element of A is related to all elements of A, all elements of A। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैसा, और ये सेट कैसा दिखेगा, ये रिलेशन कैसा दिखेगा? ये रिलेशन और कुछ नहीं बल्कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही होगा, सॉरी ए क्रॉस ए ही होगा, ए क्रॉस ए ही होगा, राइट? अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे अगर मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे सेट ए ले लिया मैंने, 1 2 3, ठीक है। अब मैं अगर इससे पूछूं कि इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, तो मैंने अभी अभी डेफिनेशन में आपको बताया कि इसका यूनिवर्सल रिलेशन और कुछ नहीं, ए क्रॉस ए ही होगा। यानी इसका यूनिवर्सल रिलेशन आर इक्वल टू, यूनिवर्सल रिलेशन बनाएंगे तो पहला 1 खुद के साथ रिलेट होगा, फिर 1 2 के साथ रिलेट होगा, फिर 1 3 के साथ रिलेट होगा। अब 2 स्टार्ट करेंगे तो 2 1 के साथ रिलेट होगा, 2 2 के साथ रिलेट होगा, 2 3 के साथ रिलेट होगा, फिर 3 1 के साथ रिलेट होगा, 3 2 के साथ रिलेट होगा, एंड 3 3 के साथ रिलेट होगा। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से, यूनिवर्सल रिलेशन इज नथिंग बट द फुल सेट ए क्रॉस ए। तो आपने देखा यूनिवर्सल रिलेशन, देखा आपने एम्प्टी रिलेशन देखा। ओके, अब हम आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन। So I'll define the another word, identity relation। Okay, अब आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ये है जैसे कि
मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि जैसे आप अगर मिरर के सामने अगर आप हैं, तो मिरर के सामने जो इंसान रहेगा वही इंसान दिखेगा। ये तो जाहिर सी बात है ना। तो इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो इस तरह का, जो इस साइड ए का एलिमेंट है, वही एलिमेंट पे जाकर के वो दूसरे साइड पे भी मैप करेगा। यानी अगर जैसे मैं एक बता दूं, एक सिंपल सा यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे, कि इस तरह से हमारे पास, मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा ए है, ये भी ए ही है, राइट। यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x2 है, यहाँ पे भी x2 है। तो अब आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है? x1 कभी भी x2 पे नहीं जाएगा, हमेशा x1 x1 पे ही जाना चाहिए, x2 x2 पे ही जाना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा सिनारियो आता है तो हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, राइट। चलिए डिफाइन करते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट A is called identity relation if A comma A belongs to R only, and this also happens for all A belonging to A। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन को अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है तो उसमें केवल सेम पैरिटी के एलिमेंट्स जो है उसके ऑर्डर्ड पेयर में रहने चाहिए। यानी मिरर इमेज वाले एलिमेंट्स जो है वहां पे रहने चाहिए। इसका मतलब है कि जो इस साइड है वही दूसरी साइड रहेगा। आइए, आइडेंटिटी रिलेशन का तो हमने आइडिया आ गया कि किस तरह से आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट है इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए, राइट, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। बोर्ड एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन ही पूछा जाता है मेजरली। इक्विवेलेंस रिलेशन ही आपको मेजरली जेई में भी पूछा जाएगा, राइट। अक्सर जो है क्वेश्चंस आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के ही मिलेंगे वहां पे भी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड, as well as equivalence relation is also a toughest topic in this chapter। ओके, तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक डेफिनेशन को समझते हुए धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, ताकि हम जब इसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो लेट्स गो अहेड with equivalence relation। Okay, so I'll give the star definition। equivalence relation, इसको स्टार डेफिनेशन क्यों दे रहा हूं? बिकॉज इसके अंदर 3 सब टॉपिक हैं। सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें एक रिलेशन चाहिए, राइट, आर, राइट। अब उस आर के बारे में हम एक एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन देंगे। तो इक्विवेलेंस जो रिलेशन है इसके लिए 3 सब पार्ट्स लगते हैं, जिसमें पहला सब पार्ट है रिफ्लेक्सिव, राइट, रिफ्लेक्सिव। So a relation R is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A। अब आपके मन में आता होगा कि ये डेफिनेशन ऊपर वाले डेफिनेशन से मैच कर रहा है। यस, ऑफ कोर्स मैच कर रहा है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ये इससे स्मॉलर है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उससे बड़ा सेट देता है, राइट। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट
Reflexive relation may not be an identity relation. Okay, मेरी बात फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ. Identity relation is always a reflexive relation, but reflexive relation will not be identity relation always. Okay, so अच्छा अच्छा, अब हम आते हैं वापस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या. ठीक है, कोई भी रिलेशन दिया रहे, कोई भी रिलेशन आर दिया रहे सेट ए पर, कोई सेट ए भी होगा, राइट. उस पे अगर हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो इसका मतलब उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, उसके अंदर उसी तरह के एलिमेंट होने चाहिए जो कि ए कॉमा ए टाइप के हों, और वो सारे एलिमेंट से बना होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जैसे 1 2 3 एलिमेंट से है तो उसमें 1 कॉमा 1 आ गया, 2 कॉमा 2 आ गया, लेकिन 3 कॉमा 3 है ही नहीं, राइट. अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. बात समझ में आ रही है. सारे ए के एलिमेंट से अगर वो रिलेशन बना है और अगर उसके एलिमेंट्स को कंटेन करता है 1 A, A टाइप का, तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, अब आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है. ओके, सिमेट्रिक के लिए रिलेशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A comma B belonging to R implies B comma A belongs to R for all A comma B belong to A. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिलेशन R में A comma B कंटेंड है तो इसका मतलब है आपके रिलेशन R में B comma A भी होना चाहिए. जैसे अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा. ओके, तो अभी हमने क्या देखा? रिफ्लेक्सिव देखा और हमने देखा सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं. सिमेट्री का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है, आर सेट में बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, सो इट शुड बिलोंग्स द इनवर्स ऑफ इट. व्हाट इज दैट? बी कॉमा ए. बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. तभी वो जा करके सिमेट्रिक रिलेशन होगा. और तो और ये सारे ए कॉमा बी टाइप के, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए होना चाहिए. कोई एलिमेंट छूटेगा तो इट कांट बी ए सिमेट्रिक. मैं आपको एग्जांपल लेने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सिमेट्रिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, राइट. अब हम देखते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, और रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ, अब सुनिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक होगा. ट्रांजिटिव है तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इट शुड इम्प्लाई व्हाट? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड दिस शुड हैपन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए. मेरी बात ध्यान से सुनिए. ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, and it implies that A comma C also belongs to R. Then it is called transitive. But this should be true for all A, B, C belonging to A. अब मैं बात करता हूं कि ये तीनों रिलेशन मिल करके आपको क्या देंगे. तो यस, हमारे हेडिंग को आंसर मिल गया. ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों मिलकर के हमें इक्विवेलेंस रिलेशन देंगे. सो लेट्स राइट इट. व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? अ रिलेशन, thus a relation
R is an equivalence relation R is क्या क्या reflexive, symmetric, and lastly transitive. इसका मतलब है सिमेट अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन आपका फेल होता है तो इट कांट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इट कांट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन. आइए एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. ज्योमेट्रिकल एग्जांपल है, ठीक है, राइट. चलिए, let R be a relation defined on set S of lines in xy plane defined as L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, राइट. तो क्या कहना चाह रहा है ये कि R एक रिलेशन है जो कि सेट S पे डिफाइंड है XY प्लेन में, और रिलेशन कैसा है, इट कंटेन्स ऑल L1, L2, यानी इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. चेक whether R is reflexive, symmetric and transitive. Okay, let's try to do it. ठीक है, ज्योमेट्री आती है तो बहुत आसान है. देखिए, क्लास 9, 10th से ये मैथमेटिक्स यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट है. सिमेट्रिक ये सब पढ़ने के लिए हमें ज्योमेट्री आनी चाहिए, राइट. पहला हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव. चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. तो लेट L बिलोंग्स टू S. एक L एलिमेंट ले लेंगे जो कि S में है. तो क्या L, L बिलोंग्स टू R होगा? नो. Why? Because a line cannot be perpendicular to itself. So this implies R is not reflexive. Second, symmetric condition चेक करेंगे. तो let L1, L2 belongs to S. यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हमें पहले दो एलिमेंट्स लेने होंगे और फिर उस एलिमेंट्स को लेकर के उनके ऊपर इस कंडीशन को वेरीफाई कराना होगा. तो let L1, L2 belonging to S. So if L1, L2 belongs to R, that means this implies what? L1 is perpendicular to L2. अच्छा भाई, अगर एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 है, राइट. ये L1 हो गया, ये L2 हो गया. अगर L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूं ना कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. दैट मींस L2, L1 also belongs to R, right? और ये for all हो रहा है, so therefore R is symmetric. No issues. चलिए, हमने 3 देख लिया, 2 देख लिया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देख लिया. अब हम बारी आती है ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव लेने के लिए हमें 3 लाइंस की जरूरत होगी, राइट. चलिए, ट्रांजिटिव
let L1 comma L2 comma L3 belongs to S. So if L1 comma L2 L2 comma L3 belongs to R, इसका मतलब क्या है? L1 L1 perpendicular to L2 L2 perpendicular to L3, करेक्ट? अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. ये हो गया L1, ये हो गया L2. ओके, L1 परपेंडिकुलर टू L2, राइट? अब L2 परपेंडिकुलर टू L3, ये तभी पॉसिबल है जब L3 भी ऐसा होगा, करेक्ट? इसको नेम कर देते हैं, ये L1 L2 एंड L3. नेम मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए. ओके, L1 L2 L3, राइट? क्या मतलब है इसका? आपको पिक्चरली दिख रहा होगा कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, यस. L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, यस. लेकिन क्या L1 L3 पे हो रहा है? नो. बल्कि क्या हो रहा है? L1 is parallel to L3. This implies L1 comma L3 does not belongs to R. इसका मतलब R is not transitive. ठीक है, तो आपने देखा ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव था, नहीं था, सॉरी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये रिलेशन सिमेट्रिक था, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं था, राइट? तो इसका मतलब है सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस कैन नेवर फॉर्म an equivalence relation on the set S in XY plane, set of lines X. इसी तरीके से आपको आगे पैरेलल लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, राइट? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे. ज्योमेट्री के लगभग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है इक्विवेलेंस रिलेशन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? तो इस क्लास में हमने क्या देखा? व्हाट वी हैव सीन? वी हैव सीन फर्स्ट द recalling of relation from 11th class, right? What is ordered pair in art, right? Then we have seen empty relation, a relation which contains no elements, that means there is no relation between among them. Secondly, we have seen universal relation, that means there are all elements which are related, whole set is related in fact, and the whole set is R is equal to A cross A, right? After that, we have seen an identity relation. Identity relation is what? It contains A comma A type of elements only, in fact. Then we have started with the equivalence relation. In that, we have seen a reflexive, symmetric, and transitive. Reflexive में क्या था कि A comma A belongs to R, and this should happen for all A belongs to A. Symmetric में क्या था कि A comma B belongs to R, then B comma A also should belongs to R. राइट? अब ट्रांजिटिव में क्या देखा? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. इसका एक एग्जांपल दे दो फटाक से कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी. अगर यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, देन ए एंड सी विल बी फ्रेंड? मे नॉट बी. ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए और सी का फ्रेंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? तो इस तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन में आप बहुत कुछ देखेंगे. एक बहुत ही फनी एग्जांपल है इस क्लास 12th में फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, जिसपे लोग अटक ही जाते हैं. ओके, सो विल सी इट. फाइन. सो व्हाट इज an equivalence relation? With the relation which is reflexive, symmetric, and transitive is called as equivalence relations. So this was all the content we have seen in this class. In the further upcoming classes, we will start with the functions. Okay, class 12th में relations के ऊपर इतना ही है, ठीक है? So let's meet in the next class. Okay, thank you.